चलें शुरू। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। चलो आज कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लें, क्योंकि मस्ती करने में तो एकदम से महारत हम लोगों ने हासिल कर रखी है, तो कभी कभी क्या होता है ना, खाली टाइम में पढ़ाई कर लेनी भी ज़रूरी होती है। तो आज हम लोग बेसिकली क्या शुरू करने वाले हैं यार, एक तो इंक ख़त्म हो जाती है भाई इसमें बड़ी जल्दी। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? चलो मार्कर ही दूसरा ले लेते हैं, एक और मार्कर। आज हम लोग शुरू करेंगे। बेसिकली पिछली बार जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था कि 1700 ईस्वी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे आधुनिक भारत के इतिहास में। आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो बेसिकली 1599 से शुरू होता है। हम लोग शुरू करते हैं 1599 से। और 1599 से शुरू क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो इतिहास में बहुत सारे चीज़ों को लेकर बनता है, और बाद में हम अगर बात करें कि आधुनिक भारत या मध्यकालीन भारत या प्राचीन भारत, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास शुरू करें तो हम भारत के इतिहास को पर्टिकुलर पढ़ के चलें, 3-4 चीज़ों को पकड़ के चलते हैं। देखो, एक तो हिंदू शास्त्र धर्म हो गया, दो पार्ट होते हैं किसी इतिहास के, एक तो पुरातात्विक साक्ष्य, एक साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब है जो चीज़ हमें पर्टिकुलर ऐसे एविडेंस मिले जिससे हम किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च कर सकें, या कुछ ऐसी बुक या ऐसी लिपियाँ या ऐसी चीज़ें लिखी हुई मिली जिससे पढ़ के हम उस टाइम का या उस समय मतलब क्या हुआ होगा उसका अनुमान लगा सकें। इतिहास बेसिकली अनुमानित होता है साक्ष्यों के आधार पर। किसी भी चीज़ के इतिहास में 100% ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो हम अभी इतिहास में पढ़ रहे हैं ये ऐसी जैसी तैसी जैसे लिखी है या बताई गई है वैसी हो सकती है, क्योंकि कई पहलू होते हैं। किसी भी चीज़ को आप देखोगे तो उसके कई पहलू होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने नज़रिए से किसी पहलू को देखता है। जैसे बेसिक हम बात करें कि अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जितने आप आदमी बैठे हुए हो, जैसे 100 लोग बैठे हुए, तो 100 लोगों का नज़रिया मुझे देखने का अलग होगा, और मेरा पढ़ाने का नज़रिया क्या है वो मेरा अपना निजी नज़रिया है, और मैं चीज़ों को वही समझ पा रहा हूँ। मतलब एक सबसे बड़ी अच्छी बात याद आई, मैं अभी आपको बताता हूँ। गौतम बुद्ध का एक विचार था। जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके वापस आए तो लोगों ने गौतम बुद्ध जी से कहा कि आप कुछ, या अपने उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ज्ञान दें। तो गौतम बुद्ध जी का एक सिंपल सा सीधा सा जवाब था कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अपना इतना ज्ञान देने में समर्थ नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति को। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपना ज्ञान देने में बिल्कुल समर्थ नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, या प्रत्येक व्यक्ति जो समझ पा रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आप क्या समझ रहे हो, वो दोनों में बहुत अंतर है, मतलब बहुत डिफरेंस है। डीप अगर समझेंगे तो दोनों बहुत अंतर है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी चीज़ का मतलब अपनी चेतना के अनुसार लगाता है। जैसे मैं ये मार्कर दिखाऊं, इसका उपयोग क्या हो सकता है? अगर मैं ये बात बोलूं कि इस मार्कर का आपके जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, तो यहाँ पे जितने आदमी बैठे हुए हैं सबकी चेतना में, सबके दिमाग में इसके बारे में अलग अलग उपयोग आएंगे। और ऐसे ही प्रत्येक चीज़ को देखने के बाद हमारे दिमाग में अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग उनके उपयोग समझ में आते हैं। तो इसी बात को हम लेके चलें। एजुकेशन का पर्पज क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, जैसे पढ़ाने का मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे मैं अभी मार्कर का उदाहरण दिया, मैं इस त्रिभुज का उदाहरण दूं, ये क्या है? तो ये त्रिभुज हर एक आदमी की नज़र में अलग अलग होगा, प्रत्येक व्यक्ति की जो दृष्टि होगी उसमें अलग अलग होगा। मैं अगर पकड़ के चलूँ, टीचिंग होती है ये कि मैं इस चीज़ का वो मतलब आपको बता सकूं जो मतलब आपकी परीक्षा या आपके भविष्य में, मतलब आपके जीवन में उपयोगी हो। इसके मतलब बहुत सारे आप निकाल लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब आपके परीक्षा में, आपके जीवन में कहाँ उपयोगी हो सकता है वो एक टीचर बताता है। तो इसी के लिए हमको पढ़ने की जरूरत होती है। तो चलो ठीक है, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, शुरू कर लें। चलो बहुत हो गई मजाक मजाक मस्ती खेलते खेलते, हम लोग अभी शुरू कर लें। तो शुरू करें। बेसिकली हम कहाँ से शुरू करें? हम लोग पढ़ चुके थे, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग को बात की है कि आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ चुके हैं लगभग 1700 ईस्वी तक। अब 1700 ईस्वी के बाद में क्या होता है कि शुरू होती है 18वीं सदी। अब 18 सेंचुरी शुरू होने के बाद में 18वीं सदी में कहाँ से शुरू होती है? 18वीं 1707 के लगभग, 1700 शुरू करें। तो 1700 में क्या किया कि औरंगजेब था, इसने अहमदाबाद, बड़ौच, सूरत, ये सब एरिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोठी बना रखी थी उनको छीन लिया, कब्जा कर लिया। आगे क्या हुआ? 1707 में औरंगजेब कब्र में आराम कर रहा था। उस समय क्या हुआ कि एक मुगलिया सल्तनत का जो
औरंगजेब के बाद में, मतलब बेसिकली अगर मान के चले तो औरंगजेब के बाद जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ ना, तो मुगलिया सल्तनत धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो केवल ऐसे ही रह गई थी टेम्परेरी, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में एक बात ध्यान में आई थी, अगर वो बात मैं बोलता तो ज्यादा राजनीतिक हो जाए, छोड़ो। अभी बेसिकली जैसे कुछ पार्टियों का अस्तित्व बचा है ना, जैसे भारत के अंदर बहुत सारी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों में कुछ पार्टियां, पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, सबको पता है, कुछ पार्टियों का जैसे अस्तित्व अभी खत्म सा हो गया ना, पहले बहुत सारी और थे, कुछ लोगों का अस्तित्व खत्म हो गया ना, उसी तरीके से अस्तित्व खत्म सा हो गया था। अब अस्तित्व खत्म सा हो गया मुगलिया सल्तनत का, तो इसका एक बना लास्ट जो राजा कहें, बादशाह कहें, एक मोहम्मद शाह करके था, मोहम्मद शाह। ये बेचारे, मुगलिया सल्तनत खत्म हो गई, बहुत सारे एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जे में कर लिया, कुछ बचा ईरानी गुट वालों ने कब्जा कर लिया, कुछ बचा तुरानी गुट ने कब्जा कर लिया, और बचा कुचा सैयद बंधु थे, उनने कब्जा कर लिया। ये तीनों ने मिला जुला के बाकी एरिया कब्जा कर लिया। अब इनकी सल्तनत बची कहां तक? दिल्ली के, ये बचे दिल्ली तक, यहीं बैठे हैं आराम से। बाद में जो बहादुर शाह जफर तक का शासन जो हम लोग देखे थे, बाद में बहुत मेहनत की, उसके बाद के ये हैं मोहम्मद शाह, तब तक इनका पूरा खत्म सा ही हो गया लगभग। नहीं, इनके बाद में बहादुर शाह जफर था, ये तो 18वीं के लगभग था, 1857-58 के लगभग वो ही था, 58 के बाद में था। इनके बाद वो आए, तब तक तो पूरा खत्म सा ही हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया था। इधर क्या हुआ कि जब मुगलिया सल्तनत धीरे धीरे खत्म हुई, ईरानी गुट, तुरानी गुट, सैयद बंधु, इन सब ने जिस एरिया का, ये बेसिक आप अगर इसको समझें, डीप हम आज बात करें तो ये ईरानी गुट, तुरानी गुट और ये सैयद बंधु, ये कौन थे? देखो, मध्यकालीन भारत में हम शुरू करें, जैसे प्राचीन भारत खत्म होने के बाद में मध्यकालीन भारत के इतिहास को शुरू करते हैं, तो कहाँ शुरू होता है कि बहुत सारी सल्तनत रही, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश, ये जो लास्ट तक चला। तो मुगलिया सल्तनत जो हुई, तमाम सल्तनतें हुई। अब तमाम सल्तनतों में ये हम मानते हैं कि, ये मानते नहीं है, ये हम इतिहास में जो पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग मानते हैं कि ये सब विदेशी आक्रांता थे। मतलब विदेशी आक्रांता जो थे, इन्होंने भारत में आके धीरे धीरे कुछ कब्जे पे आके युद्ध आक्रमण किए, तमाम लूट खूंद की और जो भी की। खिलजी ने तो सोमनाथ का मंदिर वगैरह वो सब लूट की। तो इनको चाहिए कौन? अब ये वहां से आएंगे। पहले का शासन आज के शासन की तरह नहीं था कि वोटिंग होगी उसके बाद में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुना जाएगा। पहले तो सिस्टम ये था कि जिसकी तलवार में दम है भाई राज करेगा। रूल कौन करेगा? जिसकी तलवार में दम है। तो जो बड़ा राजा होता था तो बाकी छोटे छोटे राजा थे उन पर आक्रमण करता था, और उस एरिया को मतलब जंगल राज चल रहा था। जैसे जंगल का राजा कौन? शेर। शेर जिधर से निकल जाएगा। शेर क्यों? तो शेर सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो राजा कौन? जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। वैसे ही क्या हुआ कि इनने धीरे धीरे भारत के अंदर छोटे छोटे साम्राज्य थे। जब हम 47 तक की बात करते हैं ना, 1947 में लगभग 565 से अधिक रियासतें थी जिनका भारत में हमने बाद में विलय किया था। तो आप बात करें उससे पहले कितनी रियासत थी, जैसे मगध साम्राज्य, ऐसे बहुत सारे साम्राज्य थे। इन साम्राज्यों में क्या किया, कुछ साम्राज्यों पे इनने मुल्तान की तरफ से, प्रेजेंट पाकिस्तान है जो अभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये आपका बांग्लादेश या बहुत सारे, ये सब पूरे संपूर्ण अखंड भारत में ही आते थे। जैसे अखंड भारत का नक्शा बनाएंगे तो ये सारे उसके अंडर ही आते हैं। तो इधर क्या हुआ कि ये सब धीरे 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 आक्रमण करना शुरू किया। अब आक्रमण के लिए कौन चाहिए? सैनिक चाहिए। सैनिक चाहिए, सैनिकों के साथ में हथियार चाहिए। तो हथियार बनाने वाले चाहिए। इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी मशीनें विकसित नहीं थी, क्योंकि अभी डालोगे 1000 तलवार बनानी है तो 2 घंटे का काम नहीं, 2 घंटे का टाइम नहीं लगेगा। लेजर कटर है, तमाम तरह तरह की मशीनें हैं, उन मशीनों की मदद से अभी बना सकते हैं। उस समय तो थे नहीं। उस समय तो नॉर्मल जैसे चल रहे थे, हाथों से पीट के कूट के जैसे ही बनाए जाते थे वैसे ही बनाए जाते थे। क्या होता है कि जो आक्रांता आए इनको चाहिए थे, लोगों की आवश्यकता थी। तो उस समय क्या था कि कुछ जो कबीलाई लोग थे, मतलब वो बेसिक बोले कबीलाई लोग थे, जो कबीलों में रहते थे, वो अच्छे लड़ाके थे। तो इन्होंने उनको किया हायर, और उन्हीं में से बाद में बने ये ईरानी गुट, तुरानी गुट और ये सैयद बंधु। ये सब बाद में क्या करते थे कि जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती, जैसे ये ईरानी गुट क्यों बना कि जैसे कुछ ईरान के एरिया के लोगों को उठाया इन्होंने, जैसे 1000 लोग आए पैसों पे सैनिक के तौर पे। उनमें एक सेनापति होगा, एक लीडर होगा। जैसे अभी भी चल रहा है ना, वही सिस्टम था पहले, जैसे अभी जातवाद चल रहा है, एक आदमी वहां से बैठ के ठेका ले लेता पूरी बिरादरी का। तो वैसे ही तब था कि एक आएगा ठेकेदार के तौर पे, और वो ठेकेदार की जो सेना है वो अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। उसको ठेकेदार को किसी एरिया का, जिस एरिया पे जैसे युद्ध करने गए, जैसे मान के सपोज करो हम अगर अभी बात करें प्रेजेंट टाइम, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब राज्य हो, और छोटे छोटे राज्य भी जैसे दिल्ली है, दिल्ली रियासत सल्तनत हो। अब एक
बिहार से लोगों को बुला के या उत्तर प्रदेश से लोगों को बुला के कहे कि चलो तुम एक लीडर बन जाओ, जैसे मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री बन जाओ, ऐसे बन जाओ, और लीडर बनने के बाद में आप जाके उस पर अटैक करो और उस राज्य को जीत लो। जैसे मान लो मध्य प्रदेश पे अटैक किया, मध्य प्रदेश को जीत लिया, और मध्य प्रदेश को जीतने के बाद में जिस गुट ने जीता या जिसका जो सेनापति है उसको हम बना दे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी। ऐसे करके ये ईरानी तुरानी गुटों वाले जो सैयद बंधु होते हैं, इनको एक एक एरिया का सूबेदार बना दिया, कहीं का कुछ बना दिया। जो एरिया था रूल करने के लिए आदमी तो चाहिए ना, स्वाभाविक सी बात है, तो इनको बना दिया। और बाद में क्या हुआ, यही इन्हीं सभी ने धीरे धीरे जिस एरिया के सूबेदार जो भी बने थे, जब सल्तनत खत्म हुई तो कब्जा कर लिया। उसी में क्या हुआ कि ये तुरानी गुट था, तुरानी गुट का एक निजाम उल मुल्क था, निजाम मोहम्मद शाह जो नवाब था, दिल्ली में बैठा था, उसको तो पता थी सत्ता चली गई, बचा नहीं कुछ भी, जो बचा है जितना बचा है चल रही है, वैसे चल रही है, वैसे चल रही है, तो चल रही। इसको क्या किया निजाम और मुल्क, इसको बना दिया सूबेदार। कब बनाया, 1720 से 1722 के लगभग। इसको एक एरिया का सूबेदार बना दिया, दक्कन का एरिया बोलते थे, जैसे उसका सूबेदार बना दिया, क्योंकि ये हैदराबाद रियासत जो बाद में, हैदराबाद तो बाद में हुआ, पहले दक्कन का एक पूरा एरिया था, इसको हैदराबाद रियासत के अंडर में था। कर्नाटक का बहुत सारा एरिया, इधर हम मान के चले इधर विजयवाड़ा तक, विजयनगर साम्राज्य, त्रावणकोर साम्राज्य तक ये हैदराबाद रियासत ही थी। 1720 से 22 के लगभग इसको बना दिया निजाम उल मुल्क को, जिसका नाम क्या था, चिलक्लिज खान। चिलक्लिज खान जो था, चिलक्लिज खान को बना दिया दक्कन के सूबे का, दक्कन के सूबे का सूबेदार। अब ये बन गया सूबेदार। सूबेदार क्यों बनाया, सूबेदार बनाने का एक रीजन था, एक तो ये बैठे हैं यहाँ पे, इनके पास इतनी पावर है नहीं जो कि अब जाके वहां से यहां तक राज्य कर रूल कर पाए कोई तो चाहिए ना रूल करने के लिए। सूबेदार बना दिया, इससे क्या है कि टैक्स कलेक्ट करेगा, सूबेदार यहाँ देगा आके। तो सूबेदार क्या हुआ कि इनडायरेक्टली चीफ मिनिस्टर विदाउट इंटरफेयरिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब बिना केंद्र के हस्तक्षेप के उसके पास वो सारी शक्तियां होंगी जो राज्य पे वो चाहे, मतलब जिस रियासत का सूबेदार है, उस सूबे का एरिया का जिसका जो सूबेदार है, उस एरिया पे जो मर्जी चाहे वो नियम कानून बाकी सारी चीजें बना सकता है, वैसे रूल कर सकता है। आगे क्या हुआ कि चिलखलिज खान जो ये निजाम उल मुल्क, निजाम को बना दिया भाई सूबेदार हैदराबाद रियासत का। अब जो सूबेदार निजाम बन गया 1724 ईस्वी के लगभग, मुबारिज खां, ये कर्नाटक के अंदर कौन सी रियासत थी, जिस रियासत का ये राजा था, ये मुबारिज गायब है पूरी है, थोड़ा ध्यान दो यार। ये मुबारिज जो खां था ना, इसके साथ निजाम का युद्ध हुआ, वो एरिया था सकूर खेड़ा, और सकूर खेड़ा जो एरिया था कर्नाटक के अंडर आता, मतलब कर्नाटक जो राज्य अभी है उसके अंदर आता, दक्कन के जो दक्कन का पठार पड़ते हैं ना, दक्कन का जो एरिया था उस सूबे में आता था। कौन सा था, सकूर खेड़ा, यहाँ का ये था नवाब। फाइट किसके साथ हुई, फाइट विद मुबारिज खान एंड निजाम उल मुल्क। ये सूबे का नवाब था, ये समझो कि सूबेदार या नवाब एक ही बात थी, इसने कब्जा कर रखा था, इसलिए इनका आपस में इन्हें युद्ध करना पड़ा, नहीं तो ये दोनों दिल्ली के अंडर में ही थे। ये विद्रोह में गया, मुबारिज का विद्रोह की तरफ बढ़ा, इसने अटैक किया, इसको हराया सकूर खेड़ा के युद्ध में, और 1724 ईस्वी में 24 में इसको दी आपस जा की उपाधि। एक चीज और समझ लेनी जरूरी है, ये तुरानी जो निजाम था ना, ये आसफजाह वंश का ही था, आसफजाही वंश था एक, आसफ उसका ही, ये आसफजाही वंश का ही था निजाम, इसको दिया आसफजाह की उपाधि। इसको आसफजाह की उपाधि पता किसने दी, मोहम्मद शाह ने, क्योंकि सूबेदार था, दक्कन के सूबे का सूबेदार था, और सूबा किसके अंडर में था, दिल्ली के अंडर में, और दिल्ली किसके अंडर में थी, मोहम्मद शाह के अंडर में। ठीक है, 1724 में से आसफजाह की उपाधि दी, वो तो दी, उपाधि दी इसको, इस पूरे एरिया का, यानी जो हैदराबाद दक्कन का जो सूबा था, और ये जो जिस एरिया को ये सकूर खेड़ा के युद्ध में जिस एरिया को जीत लिया था, पूरे एरिया का बना दिया वायसराय।
वायसराय मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पर्टिकुलर एरिया, उस एरिया का, यानी उतनी शक्तियां थी इसके पास सारी। इसने क्या किया, ये कौन बन गया वायसराय? निजाम, निजामुल मुल्क। निजाम ने क्या किया, निजाम ने 1724 में एक गेम और खेल दिया, क्योंकि बहुत सारा युद्ध के बाद बहुत बड़ा एरिया आता है, उस एरिया पे रूल करने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है। सिस्टम इसने क्या बनाया, इसने उस एरिया को पर्टिकुलर वहाँ के लोगों को साथ में लेके इसने 1724 में हैदराबाद को इनडायरेक्टली, मतलब चोरी चुपके से घोषणा नहीं की, लेकिन स्वतंत्र टाइप घोषित कर दिया कि अब हम स्वतंत्र हैं। इसने पर्टिकुलर घोषणा नहीं की कि मतलब ये दिल्ली से कहा हो कि जाके इससे ये मोहम्मद शाह से बोला हो कि भाई अब हम अलग रहेंगे, बस हमको स्वतंत्रता चाहिए, ऐसा नहीं बोला। इनडायरेक्टली पब्लिक में, वहां पे पब्लिकली कह दिया कि आप फ्री है, अब हम फ्री है। उससे क्या हुआ, इससे एक बहुत खतरनाक चीज क्या हुई, देखो 1724 में इसने कर दिया हैदराबाद को स्वतंत्र। ये चोरी चुपके से किया था, डायरेक्ट नहीं ऐसे बोल दिया, चोरी से कर दिया कि स्वतंत्र रियासत है हमारी, वहां के लोगों को बता दिया। आगे क्या हुआ, मोहम्मद शाह इसने एक कंडीशन की, जब ये यहाँ का वायसराय बन गया ना, निजाम को वायसराय बना दिया, तो वायसराय बनने के बाद इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। जैसे हैदराबाद रियासत जो बन गई थी तब तक, हैदराबाद में इसने हिंदुओं के प्रति एक बहुत अच्छी नीति अपनाई। मतलब जैसे उस समय कंडीशन क्या थी कि बेसिकली जो भी राजा रहता था उस समय, अगर नवाब मुस्लिम है तो मोस्टली अधिक से अधिक क्या होगा कि नौकरी मुस्लिमों को ही मिलेगी। ऐसा मुस्लिमों में ही नहीं था, पर्टिकुलर हिंदुओं में भी था। जो जहाँ का राजा हिंदू होता था वहाँ पर्टिकुलर जो बड़ी बड़ी नौकरी थी, बड़े पदों पे हिंदुओं को आसीन किया जाता। इसने क्या किया, 1724 में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, मतलब अपने राज्य में आंतरिक स्वतंत्र हो गए हम। एक हिंदू दीवान बना दिया, हैदराबाद का जो दीवान था वो हिंदू बना दिया। उसका नाम क्या था, पूरनचंद। अब इससे क्या हुआ कि जो हिंदू पॉपुलेशन थी वहां की, मोस्टली हिंदू पॉपुलेशन, वो आ गई पक्ष में खूब कि भाई नवाब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्होंने तो, हमारा एक हिंदू नेता था वो पूरनचंद, उस टाइम का मतलब उभरता हुआ नेता था, उसको नेता को बना दिया दीवान। और दीवान बनते ही पब्लिक हो गई खुशी में। इधर एक दुख भरी खबर कब मिली, 1748 तक तो चलता रहा ऐसे ही। 1748 में क्या होता है कि निजाम की हो जाती है मृत्यु। उससे पहले क्या हुआ कि जो पूरनचंद को बना दिया ना, इस एरिया में बहुत सारे एरिया ने विद्रोह कर दिया, आपस में होने लगा। अब इधर हो जाती है निजाम की मृत्यु 1748 ईस्वी में। अब 1748 ईस्वी में निजाम की मृत्यु होती है, कोई खास ऐसा कोई दिखता नहीं है जो मतलब उस पर रूल कर सके आगे। आगे क्या करता है, पूरनचंद दीवान जो था इसकी अच्छी खासी चलती नहीं है, और आपस में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, आंतरिक कलह जैसी स्थिति बन जाती है। कर्नाटक का जो बहुत सारा एरिया कब्जे में ले लिया, सकूर खेड़ा का युद्ध हुआ तो उसमें बहुत सारा एरिया कब्जे में आया, निजाम की हो गई मृत्यु। अब इधर क्या था कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ऐसे पनप रहे थे, जैसे कि ये मान लो हैदराबाद है, ये हैदराबाद मान लो, इधर है ब्रिटिश, इधर है आपका फ्रांसीसी। नजर ऐसी पैनी करे हुए हैं उस पर, देख रहे हैं कि कभी कब मौका मिले, जब मौका मिले तुरंत कब्जा करें। दोनों ने गेम खेला और यहां करवा दिया विद्रोह। कर्नाटक में विद्रोह जैसी स्थिति हो गई, और बाद में ब्रिटिश ने और फ्रांस ने बहुत सारे एरिया को कब्जे में कर लिया था। चलो अभी आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं आगे, क्योंकि बेसिकली जो हम टॉपिक कर रहे हैं स्वतंत्र राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, हम इसको डीप जाएंगे तो फिर बहुत डीप हो जाएगी। अब हम इसके बाद अगला पढ़ेंगे बंगाल, इसके बाद आएगा बंगाल। तो अभी आज इसको अभी क्लोज करते हैं, कल पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। चलो ठीक है।